बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात बिल ताहुक्म सानी इस पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया गया है। 2 मई जो है वो कहा गया है कि इसकी समाअत जो है वो दोबारा शुरू की जाएगी। तो ये एक बड़ा मामला था जिसके ऊपर बिल्कुल हमें बात करनी थी और हम ये देख रहे थे कि आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका जायज़ा लेना चाह रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये ताज़ा तरीन खबर इस हवाले से वो ये कि ताहुक्म सानी जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो रोक दिया गया। बहरहाल इसके ऊपर भी जो है वो हम तफसील से बात करेंगे। कौमी असम्बली सेनेट कायमा कमेटी खजाना पंजाब के इलेक्शन के लिए फंड्स देने का बिल जो है वो मुस्तरद हो चुका है। इसके अलावा एक बड़ी अहम खबर जो आ रही है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो किरदार अदा करना चाह रही है, सियासी मुफाहमत में किरदार अदा करना चाह रही है। मुफाहमत के हवाले से पीपल्स पार्टी का वैसे ही जो है वो एक रोल हमेशा से ही रहता है। अभी भी कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा बहरान है, एक सियासी बहरान है, उसको ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी जो है अपना किरदार अदा करेगी। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी, सैयद नवीद कमर और कमर ज़मान कायरा को मुफाहमती कमेटी का रुकन जो है वो भी नामज़द कर दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है इस कमेटी की कि ये जो ग्रेटर डायलॉग होगा उसमें तहरीक इंसाफ जो है उसको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इस पर भी हम करेंगे बात। इसके अलावा जी और भी बहुत सी आम खबरें हैं जिनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं बाकायदा। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब भी ये खबर आप तक तो यकीनन पहुंची गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात बिल के हवाले से ताहुक्म सानी इस पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया गया है। 2 मई तक जो है अब चीज़ें इसके ऊपर फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी। उसके बाद फिर आगे समाज चलेगी तो पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। वो था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। कल जब तारीख फिक्स की गई थी, बेंच बना था जब, तो मैंने शर्त लगा ली गलती से एक आदमी से। मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, इस दफ़ा मुख्तलिफ फैसले की तवक्को करनी चाहिए, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब खुद फरमाते हैं कि पार्लियामेंट बड़ी काबिल एहतराम है। लेकिन आज उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि पार्लियामेंट होती क्या चीज़ है, इसकी औकात क्या है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द पार्लियामेंट? उठा के फेंका उन्होंने बाहर उसको, ऐसी की तैसी तुम्हारी। ये है रवैया जनाब इस मुल्क में पार्लियामेंट के हवाले से हमारी सुप्रीम कोर्ट का। जो रिमार्क्स थे प्रोसीडिंग्स के दौरान, जजमेंट यानी ये फैसला हुक्मनामा आने से पहले, वो इसके बिल्कुल बरक्स थे। यूँ लग रहा था कि शायद बेटर सेंस प्रिवेल्ड और पार्लियामेंट की थोड़ी सी इज्जत जो रह गई है शायद उसको बचाने के लिए चीफ जस्टिस साहब अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन वो मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पार्लियामेंट इतनी बेतौकीर तो किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने नहीं की जितनी हमारे चीफ जस्टिस साहब ने फरमा दी है। इसमें तो मुझे तो कोई शक नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में तो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सारी दुनिया को पता क्यों कर रहे हैं ऐसा, किसके सहूलतकार बन रहे हैं बकौल सोशल मीडिया के, किस पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं बकौल सोशल मीडिया के। हम तो अपने पास से कुछ नहीं कह रहे हैं। ज़रा आप सोशल मीडिया पढ़ लें और जो टॉक शोज़ हो रही हैं उनकी भी ज़रा थोड़ा सा गौर से देख लें। कौन बाईपास कर रहा है अपनी हदूद को, कौन क्रॉस कर रहा है रेड लाइन, ये तो खैर वक्त तय करेगा। यकीनी तौर पे वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, वो सिखा देगा सबको कि क्या हुआ है। यूँ लगता है कि अब ये ड्यूल जो है ना, ड्यूल समझती ना आप क्या होता है? 2 बंदों के दरमियान जो कुश्ती होती है, ये ड्यूल में कौन जीतेगा ये तो अभी है शायद अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। अच्छा, दूसरी तरफ भी रवैया कुछ बहुत ज़्यादा डोसाइल नहीं है। दूसरी तरफ से भी ये बेंच भी मुस्तरद कर दिया गया है और ऑब्वियसली इसका फैसला भी मुस्तरद होगा। सही। ये वो चीज़ थी जिसको अवॉइड करने के लिए मुतल्लिका सब स्टेक होल्डर को अपना किरदार अदा करना चाहिए था कि ऐसा ना हो कि टके भाव बिके हर एक की। ये बिक रही है ना टके भाव, ना सुप्रीम कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन है, ना उसका कोई रिट है, ना हुकूमत की कोई रिट है, ना पार्लियामेंट की कोई रिट है। इज दैट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग? Is that when we are a nuclear power for I mean दुनिया को हम कहते हैं हम एटमी पावर है। एटमी पावर की ना सुप्रीम कोर्ट काबू में, ना पार्लियामेंट काबू में, ना सियासतदान काबू में, ना अपोजिशन काबू में। ये हो क्या रहा है जी? ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजेस जिनके बारे में इतनी तवील बहस पिछले 2 हफ्ते में हो चुकी है, उन्हीं को आपने फिर रख लिया उसके अंदर। फिर आपने किसी एक अच्छे जज को जो सीनियर हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, आपने करीब नहीं फटकने दिया आपने। आर यू प्री डिटर्मिन्ड कि मैंने फैसला ये देना है? तो ये तो प्रिवेल नहीं करेगा, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। क्या होगा इस मुल्क के साथ ये मुझे नहीं पता। हर चीज़ की रेट तो खत्म होती नजर आ रही है। एक बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पहले सियासतदानों की नाअहली की वजह से, उनके आपस के तसाद की वजह से मिलिट्री इंटरवेंशन होती रही हैं,
या तीसरी पावर आती रही है। अल्लाह ना करे अगर इस दफ़ा ऐसा हुआ तो जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगी। ये मैं आपको बहैसियत सलीम बुखारी बता रहा हूँ, इसलिए कि जब पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं, पॉलिटिशियन आपके बकौल भी नहीं, कोई और लोगों के बकौल भी सारे चोर हैं, तो ये चोर सिर्फ एक ही सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में बैठे होते हैं और कहीं नहीं है। कौन चोर नहीं है जनाब, जरा पूछे ना, गिरेबानों में मुंह डालें ना, और ये आवाजें उठेंगी, कर लें जी मुझे आपने अंदर करना कर दें, लेकिन ये जो लोग बोलेंगे उसको तो मैं नहीं रोक सकता ना। अभी भी मैं ये मुल्क के दर्द में चिल्ला रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए कि ना पार्लियामेंट किसी काबिल रहे ना सुप्रीम कोर्ट किसी काबिल रहे। ये दोनों अदारे जो हैं ये एहतराम के काबिल हैं, इनकी बातचीत को एहतराम से देखना चाहिए, और इसके अंदर जो लोग हैं चाहे वो पार्लियामेंट में हैं सियासतदान या सुप्रीम कोर्ट में हैं जजेस, ये सब काबिल एहतराम है, और उनको अपना कंडक्ट भी काबिल एहतराम रखना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, इस वक्त मसला ये है ना कि ये दोनों अगर हुकूमत की बात करें तो वो भी, या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये दो वो फरीकैन इस वक्त हमारे सामने हैं जिन्होंने एक्चुअली रिट को कायम करवाना होता है, किसी डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ये दोनों ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आकर खड़े हुए हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में अब किसको किसको किरदार अदा करना चाहिए? अब ये तो हम रोज़ कहते हैं कि उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, मसला हल किस तरह से होगा? ये मसला हल नहीं हो सकता क्योंकि एक तरफ का घर जो है वो इन ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम के जिम्मेदार चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको अपनी नाक के नीचे ये नहीं होने देना चाहिए था। वो 15 के 15 जजेस के चीफ जस्टिस हैं, वो एक खास टोले के चीफ जस्टिस नहीं है। ये मिसनोमर है। ये शायद इस वक्त किसी को अपनी दानिश में फायदा पहुंचा रहे हों, लेकिन ये उनकी भी तबाही करवा रहे हैं। अगर ये तस्वर कर लिया जाए कि जो सोशल मीडिया पे बहस हो रही है कि ये सहूलतकारी की जा रही है इमरान खान साहब को अकोमोडेट करने के लिए, तो ये सहूलतकारी नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की तबाही की तरफ लेके जाएगा इसको। ये लिख ले, मैंने कहा है ये। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब इसलिए मैं अब आपकी बात ऑन किया गया। मरियम बीबी ने खुद बहुत दफ़ा इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं सिर्फ सोशल मीडिया। आप मुझे ये बताइए कि कभी एक दफ़ा भी हमने कहा कि उसने ठीक कहा है? नहीं, ये तो नहीं कहा। ये ठीक है ही नहीं। कोई दुनिया की ताकत किसी को ये हक नहीं देती कि वो अदालत आलिया के ऊपर अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए किसी किस्म का भी दबाव डाले। ये काबिल बर्दाश्त ही नहीं है, और इसके ऊपर तो पार्लियामेंट को भी कोई दूसरी राय नहीं रखनी चाहिए। पार्लियामेंट को भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को बहाल रखने के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप पार्लियामेंट से उसकी लेजिस्लेशन का हक छीन लें। आपके बायस होने की और कौन सा सबूत चाहिए कि कानून अभी कानून बना नहीं था, आपने उसके खिलाफ रिट एंटरटेन कर दी। ना सिर्फ एंटरटेन किया बल्कि उसके ऊपर फैसला दे दिया। सही। ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? क्या इतनी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं भाई? अच्छा, ये जो हुआ है ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्योंकि दीगर चीज़ों के ऊपर तो वो कहते हैं कि हमने देखना है जो बिल पास हुआ है वो आइन से इनहराफ तो नहीं है। फिर आर्टिकल 191 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स जो है वो खुद बनाती है। ये दरखास्त गुजार के जो वकील है उसकी तरफ से दिया गया। बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, जो आप कह रही हैं वो ठीक बात है, बट वेयर इज द सैनिटी? आपको नजर आ रही है कहीं सैनिटी? नहीं है ना। असल बात यह है कि एक हाउस डिवाइडेड है और वो जो फैसले कर रहा है उसको ये समझा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फैसले कर रहे हैं उसके हाथ में। अच्छा। कि ये किसी एक की सहूलतकारी हो रही है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग रिजाइन दे के गए हुए हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी पार्लियामेंट तो मौजूद है। पार्लियामेंट तो इस तरह से डिवाइडेड नहीं है, वो तो 13 पार्टियां, 13 की 13 पार्टियां एक ही बात कह रही हैं। तो हु डू यू लिसन? सारी दुनिया ये मानने के लिए तैयार है और मानती है कि पार्लियामेंट इज मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। भैया माँ के साथ आप सलूक क्या कर रहे हैं भाई? चौक में उसको बेइज्जत कर रहे हैं आप हर दूसरे दिन ऐसी जजमेंट देते हैं कि पार्लियामेंटेरियन मेरा ख्याल है मुंह छुपा कर रोते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बेटर सेंस अगर प्रिवेल ना की तो हम तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा देर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। चीज़ें उस नहज पर पहुंच चुकी हुई हैं जहां वो अल्टीमेट होना है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप समझ लेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सही है। मेरे ख्याल में खतरनाक बात आपने की है। हाँ, मैंने खतरनाक बात। इसे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के इलेक्शन के लिए फंड्स देने का बिल जो है वो मुस्तरद हो गया। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने अदालती इस्लाहत बिल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो मुस्तरद कर दिया। ऐसा लग रहा है कि एक एक्शन होता है फिर उसका रिएक्शन आता है। अगर ये सिलसिला एक्शन रिएक्शन वाला इसी तरह से चलता रहा कि ये एक वार और दूसरे ने उससे ज़्यादा बेहतर और जोर आवर वार करने की कोशिश की, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा बुखारी साहब? देखिए, जब आईनी इदारे आपस में मुतसादम होते हैं ना, तो फिर इसी किस्म के नताइज निकलते हैं। और ये अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर ये फसाद और ये तसादम जो है ये आगे जाएगा तो मज़ीद बदनुमा किस्म के वाक़यात होते रहेंगे। देखें, एक तरफ आपने फैसला किया हुआ कि हमने पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, हमने इलेक्शन कमीशन की नहीं माननी। पार्लियामेंट ने फैसला किया कि ओके जनाब, फिर असी तुहाडी नहीं माननी। अब आप मुझे ये बताएं, जिस मुल्क में जो अपने आप को जमहूरी कहलाता है, जो एटमी पावर है, वहाँ आइनी इदारों के बीच ये रिलेशनशिप होनी चाहिए, ये इक्वेशन होनी चाहिए। What do you think we are doing? We are on the path of total destruction. जहाँ आइन का एहतराम ख़त्म हो जाए, हुकूमत की रिट ख़त्म हो जाए, अदालत की रिट को चैलेंज कर दिया जाए, वहाँ मुआशरे नहीं चल सकते। ये जो फंड मांगने का मामला था, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है भाई, खुदा के वास्ते उसको करने दे काम। उसका मैंडेट क्या है? उसने फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाने हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी उसको सूट नहीं कर रही है तो वो कैसे कराएगा? वो माजल्ला को उसके पास ऐसी ताकत है तो मैजिक वैंड तो है तो नहीं। मैजिक वैंड तो नहीं है उसके पास, लिहाजा आप उसको काम करने दें। अगर आप काम करने नहीं देंगे तो नतीजा यही होगा, करते जाएं आप, फैसले होते जाएंगे वो रिजेक्ट। अब आप देख लेना, आपने फंड्स का कहा 10 तारीख को जमा करा दें। भाई चीफ जस्टिस साहब और पूरी सुप्रीम कोर्ट साहब, बड़े अदब से ये गुजारिश है कि ये भी आपकी जिम्मेदारी है देखना कि क्या ऐसा करना इस वक्त मुमकिन है। एक तरफ IMF की तलवार लटकी हुई है, दूसरी तरफ हम एक के बाद दूसरी कंडीशन मानते चले जा रहे हैं। जो बजट था उसमें एलोकेशन नहीं थी, क्योंकि ये यानी इलेक्शन जल्दी हो गए हैं। बजट में तो एलोकेशन होती है ना, जब पता हो कि फला तारीख को इलेक्शन होना है। ठीक है, तो आप उनकी बात सुन लें, आप उनको स्पेस दे दें। जब आप भी स्पेस नहीं देंगे तो फिर हुकूमत की तरफ से भी आपको इसी किस्म के रवैये की तवक्को रखनी चाहिए, और यही हुआ भी है। सही। अब ये किस लिहाज से बेहतर है, मेरे ख्याल से इसको जस्टिफाई तो किसी सूरत नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती कहा जा सकता है कि मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से जिस तरफ को जा रहा है, ना ऐसे लगता है यहाँ कोई हुकूमत की रिट है, ना ऐसे लगता है यहाँ पर कोई यानी आला अदलिया की कोई रिट है। एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग पर लगे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बजट में 5 अरब रुपए की गुंजाइश थी, 21 अरब रुपए मांग रहे, तो हम कहाँ से दें? करेक्ट। वो आयशा जो हैं, आयशा गौस पाशा, आयशा गौस पाशा, उन्होंने भी यही कहा है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। लेकिन ये लग रहा है कि अब ये एक नया फसाद शुरू होने वाला है। आप ये देखिएगा इसके ऊपर कितना स्ट्रांगली आएगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर वही एक मखसूस बेंच अगर ये फैसला करेगा तो उसके अंदर वो वज़न नहीं होगा जो होना चाहिए। लिहाजा हम देखते हैं कि ये इल्ज़ाम, मैं इल्ज़ाम कह रहा हूँ, इसको सर्टेनिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कि अदालत के फैसलों से ये तासुर उभर रहा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूँ इसको। ये जो बिल था, इसके बारे में जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जितनी बार एसोसिएशन है एक के अलावा, जितने सीजनड वकला हैं और सीनियर, हत्ता के PTI के हामिद खान साहब ने भी कहा कि ये कानून ठीक है, ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। याद है ना आपको? ठीक है, ठीक है। इसके बावजूद अदालत साहब ने उठा के वो फेंक दिया बाहर। तो जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जब एक दूसरे पर एतमाद नहीं होगा, तो चीज़ें जो हैं वो दूसरी शक्ल इख्तियार करती जाएंगी। ये इतना अनफॉर्चुनेट बात है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब पीपल्स पार्टी इसमें से एक रास्ता निकालना चाह रही है। ये जो खबर आ रही है बुखारी जो साहब, कायरा साहब की आपने मुझे बताया था कि खबर आई है कि कायरा साहब ने कहा कि 3 रुकनी कमेटी बना दी है। उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, उसमें कमरुज़्ज़मान कायरा है, और उसमें सैयद नवीद कमर है। सही है, बड़ा अच्छा कदम है। तीनों बहुत सीजनड और सीनियर लोग हैं पार्टी के, ठीक, और ये हुकूमतों में भी रहे हुए हैं, पार्लियामेंट में भी रहे हुए हैं, तो इनको सारा इदराक है कि सूरत हाल कैसे होती है। लेकिन ऑल डिपेंड्स क्या तरीके इंसाफ उनसे बात करने जा रही है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि फैसला तो कर लिया पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, अब हमारे पास 2 सूरत हाल है। लेकिन एक तो आगे से क्या रिस्पांस आएगा? एक तो खान साहब ये कहते हैं कि चोरों के साथ तो नहीं बैठूंगा। ठीक है, ये तो भाई चोरों की पार्टी है बकौल उनके, ये सारे चोर हैं। नाम ले लेके उन्होंने बताया हुआ है यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में, क्या नहीं कहा हुआ उन्होंने। तो अगर तो ये नॉन स्टार्टर है, फिर तो ये इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया भी गया और उसको रिस्पांस नहीं मिलता दूसरी तरफ से। दूसरी एक ये बात हो रही थी
चंद दिनों से ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन की, या ग्रेटर कि डायलॉग या भाई ग्रेटर उसको डिबेट। आप एपीसी कह हाँ, लें, कुछ भी उसको कह आप लें। ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन कह लें, आप उसको एक लेवल पे? कंसेंसस कह लें, वो जो भाई साहब मर्जी किस नाम लेवल दे पे? लें आप उसको, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है किस कि लेवल जो बर्निंग इश्यूज हैं उनको बैठ के आप, होता यही है कि हर पार्टी अपने नुमाइंदे जो है वो नॉमिनेट कर दे, ठीक है। और वो किसी एक जगह बैठ के आपस में सारे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर थ्रेड बेयर डिस्कशन के बाद किसी नतीजे पे पहुंचे। ठीक है, इस हद तक तो पॉसिबल है ना, क्योंकि हमेशा से जब पीटीआई को कहा जाता है मुज़ाकरात के लिए, किसी ग्रैंड डिबेट के लिए, तो खान साहब को माइनस करके वो एक टीम बना देते होते हैं कि ठीक है आप इनसे बात करें। खान साहब को माइनस करने की वजह आपको पता है कि खान साहब के बस में है, जब वजी वो चाहते हैं कि मैं तो नहीं मानता ये क्या हुआ है, तो फिर इस तरह के ग्रेटर डायलॉग तो नहीं हो रहा ना डायलॉग, फिर यही तो मैं भी कह रहा हूँ। उसकी क्या हैसियत या अहमियत रह जाती, मैं यही तो बोल रही हूँ। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। देखें, आपको रवैया अपना मुस्बत करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि तसादुम ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की यानी ये पत्तियों की तरह ना बिखरे, तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, रिलैक्स अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। ये सियासत नाम का है क्या, गिव एंड टेक। अगर आप गिव एंड टेक की अप्रोच से बैठेंगे तो कोई वजह नहीं है कि नतीजा ना निकले। मैंने कल भी हवाला दिया था, मैं आज फिर दे देता हूँ हवाला। चाहे वो बहुत पुरानी यूनाइटेड फ्रंट जो था, डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसकी मूवमेंट हो, चाहे वो पीएनए की मूवमेंट हो, चाहे वो एआरडी की मूवमेंट हो, चाहे वो पीआरडी की मूवमेंट हो, जो भी मूवमेंट सियासी चली है उसका अल्टीमेटली नतीजा टेबल के ऊपर निकला है। आप सड़कों के ऊपर, आप जलसागाहों में कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, तो लड़ाई की तरफ जाने वाली बात है ना। तो अगर आपने आखिर कार बैठना है तो वाई नॉट नाउ, क्योंकि अभी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये नहीं बैठते हैं तो नुकसान का बहुत एहतमाल है, जिसकी तरफ हम बर्क रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। कौन किसका जिम्मेदार होगा आप देख लीजिए। हमूदुर रहमान कमीशन छपे या ना छपे, लेकिन ये पता तो लग गया ना दुनिया भर को कि कौन जिम्मेदार थे हमारे आधे बाजू के कटने के। सही। इसी तरह ये भी पता चल जाएगा कि इस तबाहकारी के बायस कौन है। फिर जो कौम आपको कर्ज करती रहेगी, तो ये बेहतर नहीं है कि आज आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। मैं जब ये कहता हूँ तो मेरी मुराद सिर्फ तरीके इंसाफ से नहीं है, मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूँ कि हुकूमती पार्टियां जो पीडीएम का इत्तेहाद है उनको भी चाहिए गुंजाइश पैदा करें, तरीके इंसाफ को भी चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं मीटिंग पॉइंट अगर नहीं आता है तो फिर ये तबाही की बुनियाद नहीं है, ये फिर अपने मंतकी इंजाम की तरफ जाएगी, विच विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। हम भुगत चुके हैं 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा के मुतहम्मल नहीं हो सकते। और ये आपका इशारा उसी तरफ है जी बिल्कुल। जिस तरफ है। जब कभी सियासतदानों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे बस की नहीं है, तो तीसरी कुव्वत का आना एक कुदरती अमल है, और पाकिस्तान में इसकी तारीख और है। पाकिस्तान में इसकी बड़ी बड़ी रिच तारीख है। मैंने हमेशा ये कहा है कि कभी भी किसी ताले आज़मा को शबखून मारने की जुर्रत नहीं हो सकती अगर हमारे सियासतदान उनके आलाकार ना बने। तवज्जो से सुन ले मैंने क्या कहा है। सही है, मैंने सुन लिया है। लेकिन ये जिस पार्टी को इलेक्शन कराने की इतनी जल्दी है, उसको भी सूरत हाल का इदराक है कि अगर इस तरह से हो जाता है तो फिर तो क्या इलेक्शन, अब आप देखिए, क्या होना है, मैं समझ गया आपका इशारा किस तरह। इक़्तिदार में आना है, तो उनको भी तो थोड़ा इदराक करना के लिए सूरत हाल अब गैप कितना रह गया है। पहले तो था ना, चले 6-7-8 महीने के बीच में, कितना रह गया? गैप कितना है? 8 अगस्त को ये हुकूमत फारग हो जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने कहाँ जाती है बात। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 अक्टूबर की डेट दी हुई है। दी हुई है। क्यों नहीं हो सकता सबर जी? खान साहब की पॉपुलैरिटी को कुछ नहीं हो रहा, वो पॉपुलर है, वो क्लेम भी करते हैं, मानते भी हैं, तो और उनके जो वर्कर्स हैं वो कहीं नहीं जा रहे। सो व्हाई नॉट? तो फिर खदशात कुछ और हैं क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि पॉपुलैरिटी तो उनकी कहीं नहीं जाने वाली है। खदशात उनके कोई नहीं है, उनको थोड़ी सी पेशेंस की कमी है। उनको उनके हवारी जो है ना, इर्द गिर्द के लोग, वो ये बताते हैं कि खान साहब अगर इलेक्शन और लेट हो गया तो ये हम जो लोग आज हमारे साथ हैं शायद ये हम इनको मेंटेन ना रख पाए। अगर ये नहीं है तो फिर कोई जवाब नहीं है। अगर उनको ये जोम है, और जो कि ठीक है, अब तक उन्होंने साबित किया हमेशा कि मैं पॉपुलर तरीन लीडर हूँ, तो फिर तो थोड़ा सा जस्ट अबाउट शोइंग अ लिटिल पेशेंस एंड लेट द नेगोशिएशन प्रोसेस अराइव एट ए कंक्लूजन, वरना फिर दूजे तय करेंगे।
بخاری صاحب یہ نیگوسیشن کا جو پروسیس ہے مجھے پرسنلی آئی فیل کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خود یہ سمجھتے ہیں, ابھی میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, آپ مجھے تصحیح کر سکتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن وہ نیگوسیشن کے پروسیس کے اندر چلے جائیں گے اس دن ان کا وہ جو بیانیہ ہے کہ میں ان سب سے الگ ہوں اور میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اور اس وجہ سے جو عوام ان کے پیچھے ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ خان صاحب ہیں, منجن خان صاحب آپ کے باقی 125 بیانیوں کا کیا ہوا؟ آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ یہ میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ اور میرے خیال میں میجر والا بیانیہ ہے. آپ یہ کہہ رہی میرا سوال بے معنی ہے؟ نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہی, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو بیانیے تو بہت بنے جناب, شاید اس کی اگلے سیگمنٹ میں ہم بات بھی کریں, لیکن وہ گئے کہاں؟ ہوا کے ساتھ اڑ گئے. تو کہیں تو وہ بھی سٹینڈ کر سکتے ہیں نا, وہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایک ایسا بیان ہے جس پہ میں نے یو ٹرن نہیں لیا, ہو سکتا ہے وہی بیانیہ. اگر وہ کسی لاجیکل سٹانس پہ کھڑے ہو جائیں, میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں آج بھی مین سٹریم میڈیا بھی ان کا ساتھ دے گا. اچھا, میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ ہم لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ شاید خان صاحب کے آنے کے ساتھ انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی, اور وہ لاجیکل بیانیہ یہی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ویٹ کرتے ہیں 8 اکتوبر تک لڑائی ختم کریں والی. نہیں میں یہ بھی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں ان سے کہتے ہیں آئے جی اکتوبر چھڑے جی, ہم اگست میں الیکشن کرا لیتے ہیں. وہ کوئی بات سٹارٹنگ پوائنٹ تو بنائے نا آپ. اچھا یہ بھی پاسبلٹی ہے. وائی ناٹ, اسی کو کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک, کہ وہ 2 مہینے پیچھے آ جائیں, آپ 2 مہینے آگے بڑھ جائیں. اچھا, میٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے کوئی. کیونکہ دیکھیں نا آپ نے جو کہا تھا کہ وہ جو ایک اعتماد کا فقدان ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو دوسری طرف بھی ہے اعتماد کا فقدان. وہ تو کہتے ہیں 8 اکتوبر کو بھی انہوں نے نہیں کرانے الیکشن, یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. کریکٹ. اب آپ ان کو غلط ثابت کریں نا, غلط ثابت کر دیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی یہ تو پھر 8 اکتوبر آ جائے پھر ہی غلط ثابت ہو سکتا ہے کہ 8 اکتوبر کو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نا کہ الیکشن پھر 8 کو بھی نہیں ہوں گے, وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہی ہوں گے اس وقت تک. آپ توجہ سے بات کو سنا کریں اور کھنگالا کریں. اچھا, مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شب خون مار دیا گیا تو کیڑا اکتوبر تو کیڑے الیکشن جناب. خدا کے واسطے خان صاحب ہم آپ سے ملتجی ہیں, التجا کرتے ہیں, چیزوں کو اس طرف مت جانے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے تو روکیں اس کو, اس کے راستے میں کھڑے ہوں, قوت کے ساتھ نہیں, تلواروں بندوقوں کے ساتھ نہیں, مفاہمت کے ساتھ, نیگوشیشن کے ساتھ, بات چیت کے ساتھ. یہی ایک حل ہے, ورنہ کوئی حل نہیں. حل تو بہت اچھا ہے, کرے کہ اس پر عمل درآمد بھی ہو, اور ہر طرف سے جو ایک بیٹر سینس ہے جس کو پریویل کرنے کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے, وہ بھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے ساتھ میں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً آپ کے علم میں وہ خبر ہے سابق وزیر اعظم تنویر الیاس کی نااہلی کا فیصلہ, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس فیصلے کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے احتجاج, اور اس کے بعد عدلیہ مخالف نعرے جو ہیں وہ لگائے گئے. ہوا کچھ یوں کہ یہ نااہلی کا جو فیصلہ ہے معطل کرنے کی درخواست جب مسترد ہوتی ہے تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کارکنان جو ہے وہ مشتعل ہو جاتے ہیں, عدلیہ کے مخالفت میں نعرے لگانے لگتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ انریسٹ پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. پھر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو بھی لاٹھی چارج جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. بخاری صاحب یہاں پر بھی رویہ جو ہے وہ کچھ مختلف لگ نہیں رہا ہے ہمیں, اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تصادم کی صورتحال جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مظفر آباد ہائی کورٹ نے کل ان کو نااہل قرار دیا تھا, تو وہ فوری طور پر پہنچے تھے سپریم کورٹ میں, آپ کو پتہ ہے. انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھا ہوا تھا پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر. تو ان کا یہ کیا تماشا ہے, آپ کیا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آپ پرائم منسٹر ہے ہی نہیں آج کی تاریخ میں, تو آپ نے لکھا کیوں جائے, بھاگ جائیں یہاں سے. پھر انہوں نے اگلے دن اس کی ریٹ جو ہے آج انہوں نے سنی اس کو, اور سن کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جو مظفر آباد ہائی کورٹ نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا, آپ جائیں. اس کے بعد جو کچھ وہاں ہوا ہے نا, مجھے حیرت یہ ہے کہ ہمارے سارے چینل نے وہ فوٹیج دکھائی کیوں نہیں. سپریم کورٹ کے مظفر آباد سپریم کورٹ کے احاطے میں ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے, لاٹھی چارج ہوا ہے. آج کے بعد میرا خیال ہے کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نون لیگ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. یہ وہی والی روایت ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ ہوا تو آگے اب یہ ہوگا, اور وہ تسلسل چل رہا ہے. کیا کہ وہاں تو نہ ٹیئر گیسنگ ہوئی تھی نہ لاٹھی چارج ہوا تھا, کیونکہ اس طرح کا ہنگامہ تھا ہی نہیں. صحیح معنوں میں تو آپ چڑھ دوڑے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے. آپ صبر کریں, آپ اس کے جو آئینی حل ہیں ان کی طرف جائیں. یہ آپ نے کیا ثابت کیا؟ کچھ بھی نہیں ثابت ہوا. آپ آج بھی نااہل وزیر اعظم ہیں, تو نتیجہ تو کوئی نہیں نکلا نا اس کا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو بیانیے بناتے ہیں نا خان صاحب,
اس کے اوپر ان کے جو فالوور ہیں وہ کچھ زیادہ ہی انتھوسیاسٹکلی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. جس طریقے سے عدالتوں پر چڑھائی کی روایت ڈالی ہے نا خان صاحب نے, تو وہ آزاد کشمیر کے سابقہ پرائم منسٹر کا بھی خیال یہی تھا کہ پہ جاؤ, تو وہ پہ جاؤ کا نتیجہ تو انہوں نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے, کٹ پڑی ہے وہاں, مار پڑی ہے. لیکن ان بیانیوں کی وجہ سے آپ کافی کچھ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. ذرا جائیے واپس 7 مارچ 2022 میں وہ سائفر, امریکہ کے خلاف جس قسم کی گفتگو کی گئی, جس طرح سے ان کو سازش کا مجرم قرار دیا گیا, آج کیا ہو رہا ہے؟ اس سے الٹ ہی ہو رہا ہے ایسے تو. اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے دھڑا دھڑ ان کے ترلے ملتے شروع کی ہوئی ہیں کہ ہمارا تو یہ مراد تھی ہی نہیں کبھی, ہمیں تو غلط فہمی ہوئی تھی, تو جنرل باجوہ نے کیا تھا سارا معاملہ. آپ تو کمال ہیں جی. آپ اچھا, ہندوستان کیسے پنپ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے ہڑپ کرنے کے باوجود, کیونکہ تمام دنیا کی جو پارلیمنٹس ہیں وہاں پر کاکسز ہوتے ہیں, اچھا, اور وہ کاکسز جو ہیں ولنریبل ہوتے ہیں پی آر فرموں کو, تو ان سے جتنے مرضی بیان دلوا لیں آپ کو. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس نتھنگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تب ٹھیک تھے یا آپ آج ٹھیک ہیں, مجھے بتائیں, اس کا کون فیصلہ کرے گا. اسی طرح سے دوسرا حال ہے باقی کے بیانیوں کا. وہ جس کو یو ٹرن کہہ کے یہ ایک بڑے لیڈر کی شان بیان کرتے تھے, اس شان کے تحت میرے خیال سے کچھ 100 سے اوپر بیانیے بنائے گئے, وعدے کیے گئے, الیکشن کمپین میں دعوے کیے گئے, وہ سارے کے سارے یو ٹرن کی نظر ہو گئے. خان صاحب آپ بھی سیکھ جائیں. اب 4 سال آپ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, اب آپ اپوزیشن کے لیڈر ہیں. اب آپ کے کنڈکٹ میں, آپ کی گفتگو میں ایک میچورٹی کا اظہار ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا میں نہ مانوں والی جو رٹ ہے, اس کا کوئی نتیجہ کبھی نہیں نکلا. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, آج بھی, کل بھی اور پرسوں بھی. اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کوئی. تو ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ جس طرح کا کانفلکٹ اس وقت ہو رہا ہے, اس کانفلکٹ میں سوائے ایڈجسٹمنٹ کے, سوائے مذاکرات کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. ان کی پالیسیوں کے حوالے سے شیری رحمان نے آج کافی کچھ کہا ہے, وہ ہم دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن تنقید کی انہوں نے کہ امریکہ کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں, پہلے امریکہ پر تنقید جو ہے وہ کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اب سینٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور یہ بات ہم صرف پی ٹی آئی سے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ بات ہم پی ڈی ایم سے بھی کہہ رہے ہیں, یہ بات ہم ان تمام آئینی اداروں سے بھی کہہ رہے ہیں جو ملک میں سلامتی اور امن کے ذمہ دار ہیں, کہ خدا را سے راستے کی طرف سفر شروع کریں جہاں پاکستان کا فائدہ ہو, پاکستان کی تباہی نہ ہو. یہ اللہ کرے کہ ہماری یہ بات ان کے کانوں تک پہنچے. اور مشکل نہیں ہے یہ, اگر آپ اپنی ضد چھوڑ دیں, اگر آپ اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دیں, سب کو کہہ رہا ہوں, ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, یہ سارے اپنی پوائنٹس, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ چھوڑ دیں اور بہتر مستقبل کے لیے اپنی ایگو ترک کر دیں, تو آج بھی حل ہے, کل بھی حل ہے, پرسوں بھی حل ہے. صحیح, بہت شکریہ جی بقائی صاحب. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے, تب تک کے لیے اپنا اللہ حافظ.